क्वेश्चन में दिया है यहाँ पे 3 रजिस्टर है R1, R2, R3 जिनका वैल्यू है 5 ओम एंड और रजिस्टर इसका वैल्यू है 10 ओम। क्वेश्चन में ये दिया है कि इन 4 रजिस्टर को हम कैसे कनेक्ट करेंगे सो दैट इनका जो नेट वैल्यू होगा वो होगा 6 ओम। ठीक है, सो दिस इज आवर क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखो ये अलग अलग कॉम्बिनेशन गिवन है, अलग अलग सर्किट है, तो हमको ये देखना है कि इनका नेट वैल्यू कैसे होगा 6 ओम। इट्स एक्चुअली वेरी सिंपल। यहाँ पे जो पहला वाला देखते हैं R1 R2 का वैल्यू कितना है 5 ओम, तो ये 5 ये सीरीज में कनेक्टेड है, ये 5 ये दोनों 5 में कनेक्टेड है, तो ये सीरीज में कनेक्टेड है, तो ये 5 तो ये टोटल हो जाएगा कितना 10 क्योंकि सीरीज में ऐड हो जाते हैं। सिमिलरली R3 का वैल्यू 5 ओम, ये 5 ये कितना 10, तो ये कितना हो जाएगा टोटल 15। नाउ 10 एंड 15 कनेक्टेड है पैरेलल में, तो उनका वैल्यू कितना होगा। पैरेलल में क्या करते हैं, अगर 2 रजिस्टर गिवन है एंड पैरेलल में कनेक्टेड है तो सिंपली दोनों को मल्टीप्लाई करो देन दोनों को ऐड कर दो। सो 10 × 15 बाई 10 + 15। सो कितना आंसर आ रहा है इसका, ये आ रहा है 150/25 जो कि होगा 6। तो ऑब्वियसली आंसर होगा ये। इस क्वेश्चन में एक सिलेंडर है जिसके ऊपर एक शियरिंग स्ट्रेस या शियरिंग फोर्स लगाया गया है, जिसकी वजह से इसका शेप ऐसे डिफॉर्म हो गया है। ये था उसका ओरिजिनल शेप, अब ये क्या हुआ ना ऐसे डिफॉर्म हो गया। अब ये पूछा है क्वेश्चन में फाइंड द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मतलब ये जो थीटा ओरिजिनल शेप उसका ऐसा था, आई होप आप मेरे डायग्राम से समझ पा रहे होंगे, एंड ये जो शेप ऐसा था ये थोड़ा सा डिफॉर्म हो गया, देन टोटल वो थीटा एंगल सपोज वो ओरिजिनल ये उसका था जो डॉट मैंने किया है उसका ओरिजिनल पोजीशन से वो थीटा शिफ्ट हुआ है ना। हमको पता है जो शियरिंग मॉड्यूली के सिंबल यहाँ पे दिया है G। जनरली किसी भी मॉड्यूलस का फॉर्मूला होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। इन दिस केस हमारा यहाँ पे लगाया गया है शियरिंग स्ट्रेस, सो शियरिंग मॉड्यूली और शियर मॉड्यूली इक्वल टू शियरिंग स्ट्रेस। अगर मैं इसका सिंबल देता हूँ सिग्मा बाय शियरिंग स्ट्रेन। ना शियरिंग स्ट्रेन मतलब हमेशा होता है चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, पर इन दिस केस जो हमारा टोटल चेंज हुआ है ये है थीटा, तो इसीलिए हम जो शियरिंग स्ट्रेन लिखेंगे ये होगा थीटा। सो इन दिस क्वेश्चन हमको पूछा है थीटा का वैल्यू, सो थीटा होगा σ/G। नाउ अगेन इन दिस क्वेश्चन हमको थीटा चाहिए, सिग्मा को मैं लिख सकता हूँ फोर्स पर एरिया बाई G। तो यहाँ पे फोर्स गिवन है जो कि है 10⁵। एरिया होगा इसका जो एरिया ये वाला एरिया जो कि होगा πr² एंड G का वैल्यू गिवन है जो कि है 10⁻10। ऐसे हमको थीटा का वैल्यू मिल जाएगा। नाउ इस क्वेश्चन रिलेटेड अगर कुछ भी डाउट है, अगर ये कॉन्सेप्ट के ऊपर भी डाउट है, ये कॉन्सेप्ट कैसे हुआ वो डाउट है, प्लीज़ फ्री टू कमेंट। मैं इसका कॉन्सेप्ट यानी अगर इसमें कुछ भी डाउट होगा मैं तो आपको बता दूंगा। पहला जो स्टेटमेंट है इसमें लिखा है एंगुलर मोमेंटम एंड प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन सेम होगा, ये दिया है पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट दिया है कि जो बोर ऑर्बिट होता है और दी बोर्स मॉडल में हमारा जो एंगुलर मोमेंटम है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h है, तो हमको ये दिखाना है। तो दूसरे वाला जो स्टेटमेंट है ये तो ऑब्वियसली रॉन्ग है, क्योंकि जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो nh नहीं होता, होता है nh/2π, तो ऑब्वियसली स्टेटमेंट 2 रॉन्ग होगा। नाउ आते हैं पहला वाला स्टेटमेंट। नाउ इसमें ही देखते हैं L इक्वल हमको पता है nh/2π। नाउ n इज नंबर, इट्स दी क्वांटम नंबर और दी ऑर्बिट नंबर, तो नंबर का तो डायमेंशन नहीं होगा, 2π भी नंबर इसका भी डायमेंशन नहीं होगा, इट्स डायमेंशनलेस। सो इसका मतलब L का डायमेंशन विल बी इक्वल टू h का डायमेंशन। तो हमारा पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट रॉन्ग होगा। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, सो ऑप्शन 3। इस क्वेश्चन में गिवन है ये एक रेक्टेंगुलर सेट है जिसका लेंथ है 9 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ है 4 सेंटीमीटर। उसका हमको पता है अगर किसी सॉलिड मटेरियल को अगर हम हीट करेंगे, हीट की वजह से वो एक्सपांड करेगा। उसका जो लेंथ एक्सपांसन है ये गिवन है L इक्वल टू L0, ये होता है उसका फॉर्मूला। इसका एरियल एक्सपेंशन का फॉर्मूला ये होता है। क्वेश्चन में मेरा अल्फा गिवन है, एम गिवन है, CV गिवन है। अल्फा मतलब कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन
ए मतलब मास, इसका मास गिवन है CV है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यहाँ पे पूछा है डेल्टा ए कितना होगा, ये हमको क्वेश्चन में पूछा है ना। हमको पता है ए इक्वल टू A0 1 प्लस बीटा डेल्टा टी, एंड डेल्टा ए हो जाएगा A0 बीटा डेल्टा टी। तो हमको A0 यहाँ पे गिवन है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, बीटा का वैल्यू होता है 2 अल्फा, 2 टाइम्स ऑफ द लीनियर एक्सपेंशन, जो कि हमारा अल्फा यहाँ पे गिवन है, तो बीटा भी हमको मिल जाएगा ना। डेल्टा टी, हमको बस क्वेश्चन में डेल्टा टी चाहिए। डेल्टा टी निकालने के लिए क्या करेंगे, हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, Q इक्वल टू MS डेल्टा टी। तो डेल्टा टी देन कितना होगा, Q बाई MS। Q इज़ द हीट गिवन, जो कि इस केस में हमारा हीट गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है कि टोटल अमाउंट ऑफ हीट ये है 8.1 इतना दिया गया है, जिसके वजह से वो एक्सपांड हुआ है। M इज़ अ मास गिवन है, S इज़ द स्पेसिफिक हीट, इसको मैंने CV लिखा है, तो ये S, ये एक्चुअली S यहाँ पे गिवन है। और क्या बचा, हाँ ये सारा हो गया, Q है, M है, S है, तो हमको डेल्टा टी मिल जाएगा। तो क्या करेंगे, डेल्टा टी के वैल्यू हम ये इक्वेशन में पुट कर देंगे, हमको डेल्टा ए का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, ओके। इस क्वेश्चन में दिया है कि देर आर n बल्ब्स, ये बल्ब्स है, ये कोई सर्कल नहीं है। देर आर n बल्ब्स एंड ईच का पावर रेटिंग है P। इसका मतलब अगर मैं ये बल्ब, ये जो सिंगल बल्ब, इसको अगर मैं लगा दूंगा किसी बैटरी के साथ, सपोज ये 220 वोल्ट का बैटरी है, तो ये टोटल पावर कंज्यूम करेगा P। सिमिलरली अगर मैं इसको लगा दूंगा 220 वोल्ट के अक्रॉस, तो ये भी लगाएगा, ये भी पावर कंज्यूम करेगा P। तो ऐसे सारा ईच बॉल का पावर रेटिंग है P। हमको पता है P इक्वल टू V²/R ना। ये सारे बॉल्स में मेरा P सेम है, इसका मतलब मेरा P सेम है एंड पोटेंशियल सेम है, इसका मतलब मेरा R भी सेम होगा। दैट मीन्स ये सारा जो बॉल्स है इनका सबका रेजिस्टेंस है R, ऐसे टोटल N बल्ब्स का। ना इसको हमने कनेक्ट कर दिया सीरीज़ में, एंड हमको पता है सीरीज़ में अगर हम कनेक्ट करेंगे तो सीरीज़ में क्या होता है, नेट रेजिस्टेंस R हो जाएगा, तो इसलिए टोटल जो रेजिस्टेंस होगा ये R हो जाएगा। इसका मतलब हमारा जो नेट रेजिस्टेंस होगा वो होगा NR। ना यहाँ पे पूछा है इनको हम सीरीज में लगाने के बाद हमारा नेट पावर कितना होगा, तो नेट पावर अगेन फॉर्मूला होगा V²/R। अगर हमको इसको नेट चाहिए तो ये भी लेंगे नेट, ना इसको भी लेंगे नेट। लेकिन ये जो हमने लगाए हैं इतने सारे रेजिस्टेंस को और बल्ब्स को लगाए हैं, इसको हमने V पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस लगाया है, तो मेरा वही V रहेगा। तो इसका मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ V²/NR। नाउ V²/R को मैं लिख सकता हूँ P इज़ द पावर रेटिंग ऑफ ईच बल्ब और इंडिविजुअल बल्ब, तो इसका मतलब मेरा P0 का वैल्यू होगा P/N। सो आंसर होगा 3। इस क्वेश्चन में दिया है एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है P। सो P पहले डिके हुआ Q को, देन Q डिके हुआ R को, एंड R इज नॉन रेडियो एक्टिव। यहाँ पे मैं नॉन लिख देता हूँ। तो कौन सा ग्राफ इसको अच्छे से रिप्रेजेंट करता है, ये जो हो रहा है, ये जो होल प्रोसेस को कौन सा ग्राफ अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए ये क्वेश्चन को करने का बहुत ही सिंपल ट्रिक है। पहले तो यहाँ पे P एंड Q दे आर रेडियो एक्टिव, इसका मतलब वो दोनों डिके होंगे। तो अगर यहाँ पे हम देखेंगे ये चारों ग्राफ में Q जो है विथ टाइम Q का वैल्यू बढ़ रहा है, लेकिन ऐसे तो नहीं होगा क्योंकि Q डिके हो रहा है R में, तो ये नहीं होगा। सिमिलरली यहाँ पे ऑल्सो Q का वैल्यू बढ़ रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे भी Q बढ़ रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, सो ये भी नहीं होगा। सो अल्टीमेटली हमारा आंसर होगा यू। ओके, नाउ हम समझते हैं ये प्रोसेस की मदद से ये ग्राफ कैसे रिप्रेजेंट करेगा। तो पहले P डिके होगा Q को, तो ऑब्वियसली टाइम के साथ साथ देखो P डिके हो रहा है। नाउ P जब डिके होगा मतलब P का अमाउंट अगर कम होगा तो अल्टीमेटली Q का अमाउंट बढ़ेगा। इसलिए जब मेरा P डिके हो रहा है मेरा Q का वैल्यू बढ़ रहा है, क्योंकि P डिके हो रहा है Q को, तो P कम हो रहा है लेकिन Q बढ़ रहा है। अगेन Q जब एक अमाउंट में आ गया एंड Q जब बढ़ रहा है, Q का वैल्यू ये बढ़ रहा है, देन उसके साथ साथ R में वो डिके हो रहा है, तो Q ऑल्सो डिके हो रहा है R में। लेकिन R तो नॉन रेडियो एक्टिव है, R नॉन रेडियो एक्टिव मतलब अब R डिके नहीं होगा, तो इसका मतलब R का वैल्यू ओनली बढ़ेगा। सो
P डिके हो रहा है Q में, Q डिके हो रहा है R में, लेकिन R का वैल्यू बढ़ रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि P एंड Q ऐसे कैसे, इसका ग्राफ ऐसा क्यों हुआ। मतलब अगर मैं यहाँ पे इसको देखता हूँ, ये ऐसा क्यों हुआ। ऐसा इसलिए क्योंकि P जिस रेट में Q में डिके हो रहा है, मे बी Q उस रेट में R में डिके नहीं हो रहा होगा। इसलिए जब मेरा P डिके हो रहा है Q में, तो Q का वैल्यू बढ़ तो रहा है, ऑल्सो कुछ टाइम के बाद पी क्यू का वैल्यू बढ़ तो रहा है, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो आर में डिके होना स्टार्ट हुआ, लेकिन आर हमारा रेडियो एक्टिव नहीं है, तो इसलिए आर का वैल्यू ओनली बढ़ रहा है। ओके, सो दिस इज द सोल्यूशन। बच्चों ये ब्रूस्टर लॉ का क्वेश्चन है पोलराइजेशन का, एंड थोड़ा टाइम लगेगा इसको सॉल्व करने में, ठीक है, सो हैव पेशेंस। यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे दो पोलराइजर है P1 एंड P2, इसके बारे में पहले भी भूल जाओ। दो पोलराइजर है, एक है P1 दूसरा है P2। अब ये लिखा है कि अगर P1 से मैं लाइट डालूंगा और P1 से जो लाइट डालूंगा एंड जो लाइट P2 से ट्रांसमिट होगा, जो निकलेगा, उसका इंटेंसिटी होगा 0। तो इसलिए मैंने क्या किया है, P1 का अगर मैंने एक्सिस पोलराइज एक्सिस ऐसे ड्रॉ किया है, तो P2 का मैंने इस तरफ कर दिया है हॉरिजॉन्टली। सो दैट क्या होगा ना, जो नेट एमिटेड लाइट होगा फ्रॉम द P2 से जो लाइट निकलेगा उसका इंटेंसिटी होगा 0, क्योंकि P1 एंड P2 के बीच अगर ये मेरा P1 है, अगर ये मेरा P1 एक्सिस है, तुम देख सकते हो P1 एक्सिस पूरा से सीधा, P2 एक्सिस इस तरफ, तो उनके बीच एंगल 90, तो ऑब्वियसली जो मेरा ट्रांसमिट लाइट होगा, जो यहाँ से लाइट निकलेगा, उसका इंटेंसिटी होगा 0। अब देन क्वेश्चन में ये लिखा है कि और एक पोलराइजर जिसका नाम है P3, वो P1 एंड P2 के बीच रखा गया है, एंड अब P3 को रखने के बाद जो लाइट मेरा P2 से निकलेगा, वो लाइट सबसे मैक्सिमम होगा और उस लाइट का इंटेंसिटी सबसे मैक्सिमम होगा, ठीक है। सो क्वेश्चन में ये पूछा है कि कौन सी एंगल में उसका इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा, कौन सी एंगल में उसका जो इंटेंसिटी है वो मैक्सिमम होगा, राइट। तो सपोज मैंने क्या किया है, P3 का जो एक्सिस विथ हॉरिजॉन्टल वो एंगल किया है थीटा। P3 को मैंने थोड़ा ऐसे टेढ़ा करके रख दिया है, ऑब्लिकली रखा है मैंने, एंड P3 विथ हॉरिजॉन्टल वो एंगल कर रहा है थीटा। ओके, हॉरिजॉन्टल एक्सिस ने लिया है P2 का, तो इसका मतलब P3 का एक्सिस एंड P2 का एक्सिस, उनके बीच एंगल होगा थीटा। मतलब अगर मैं यहाँ पे करता हूँ, ये जैसे कि P3 है, ये एंगल है थीटा, राइट। ओके, अगर ये एंगल है थीटा, तो अगर मैं यहाँ पे ऐसे एक लाइन ड्रॉ करूँ वर्टिकली, तो ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं P3 का जो एक्सिस है, अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ, ये मेरा P3 का जो एक्सिस है वो विथ P1 एंगल कर रहा है 90 माइनस थीटा, एंड P3 का एक्सिस विथ P2 एंगल कर रहा है थीटा, राइट। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सपोज मेरा यहाँ से लाइट आ रहा है I0 एंड वो प्लेन पोलराइज लाइट हो गया, तो उसका इंटेंसिटी हो गया आधा, तो यहाँ से लाइट निकल रहा है I0/2। नाउ ब्रूस्टर लॉ क्या कहता है, ब्रूस्टर लॉ ये कहता है कि जो ट्रांसमिटेड लाइट होगा, उस ट्रांसमिटेड लाइट का इंटेंसिटी होगा I0 cos स्क्वायर थीटा, I = I0 cos स्क्वायर थीटा। लेकिन मेरा यहाँ से लाइट निकल रहा है I0/2, राइट। तो I0/2, अब यहाँ से जो लाइट निकलेगा वही सेम फॉर्मूला लगेगा, I0 cos स्क्वायर थीटा, लेकिन यहाँ पे I0 जा रहा है, तो ये हो जाएगा I0/2, ना cos स्क्वायर थीटा। अब थीटा कितना होगा, इन दिस केस थीटा मतलब मेरा P2 एक्सिस जो कि इस तरफ है, तुम देख पा रहे हो कर्सर में जिस तरफ कर रहा हूँ, P2 एक्सिस इस तरफ है, P1 एक्सिस इस तरफ है, तो एंगल है 90 माइनस थीटा, ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा। तो ये हो जाएगा I0/2 cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा, जिसका वैल्यू होगा I0/2 sin स्क्वायर थीटा। ना अब ये लाइट एंटर कर रहा है P2 में, अगेन लेट्स अप्लाई। तो अगर ये लाइट एंटर कर रहा है P2 में, P3 एंड P2 के बीच एंगल है थीटा, क्योंकि P3 का एक्सिस ये है, ये जो मैंने अभी किया है, ये मेरा P3 का एक्सिस है, ये P2 का एक्सिस है, उनके बीच एंगल थीटा, एंड P2 में लाइट एंटर कर रहा है I0/2 sin स्क्वायर थीटा। तो मेरा इंटेंसिटी जो यहाँ से जो लाइट निकलेगा, जो भी हमने किया, P2 से जो लाइट निकलेगा, उसका इंटेंसिटी होगा I0/2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, राइट। ये लाइट निकलेगा। अब मैंने क्या किया ना, I0/2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, जो मैंने बोला, मैंने नीचे 4 मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया 4,
तो ये वाला हो जाएगा 2 ऑलरेडी था, 2 × 4 8, तो यहाँ पे हो जाएगा I = I0/8 ना 4 sin स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 sin थीटा cos थीटा होल स्क्वायर, जो कि होगा sin 2 थीटा होल स्क्वायर ना। क्वेश्चन में ये लिखा है कि जो P2 से लाइट निकलेगा उसका इंटेंसिटी सबसे मैक्सिमम होगा, मतलब I max होगा। I max तभी होगा, ये मैक्सिमम तभी होगा जब मेरा sin 2 थीटा मैक्सिमम होगा, एंड sin 2 थीटा का मैक्सिमम वैल्यू होता है 1, तो sin 2 थीटा = 1, एंड 1 को मैं लिख सकता हूँ sin 90, इसका मतलब मेरा 2 थीटा = π/2, तो थीटा = π/4। सो आवर आंसर इज π/4। इट्स ए लेंथी क्वेश्चन, लेकिन ब्रिस्टल लॉ को समझने का ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन है। इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, एंड अगर ये इसमें कुछ भी डाउट है, ये क्वेश्चन में कुछ भी डाउट है, मुझे प्लीज़ कमेंट बताइए। डियर स्टूडेंट्स, ये SHM का क्वेश्चन है। SHM का एक्चुअली ये वो एक सिग्नेचर स्टाइल क्वेश्चन है, मतलब इस तरह ही क्वेश्चन आता है यूजुअली SHM का। तो यहाँ पे लिखा है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव, SHM वेव का क्वेश्चन है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव गिवन है x (t) = 5 cos 6 to 8 t + π/2, मतलब ये क्वेश्चन में गिवन है। यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ द वेव गिवन है, पूछा है फाइंड द वेवलेंथ। तो यहाँ पे a उसका एम्पलीट्यूड जो कि है 5, तो a = 5, यहाँ पे ओमेगा है 6 to 8, सो हमको पता है v = f लैम्डा, एंड v = f को हम लिख सकते हैं ω/2π × लैम्डा, तो सिंपली लैम्डा = 2π × v/ω, जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ v एंड ओमेगा, तो हमको मिल जाएगा लैम्डा का वैल्यू। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन में दिया है हमारा जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है उनके बीच कितना रेशियो होगा, एंड उसका क्या डायमेंशन होगा, वो पूछा है। इट इज़ कंपैरेटिवली इजी क्वेश्चन। तो देखते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है, P = 2ql, एंड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है I × A। तो मैं ये जो P = 2ql, Q को मैं लिख सकता हूँ, Q को लिख सकता हूँ मैं I × T, I मतलब करंट × टाइम × लेंथ, ये I × A। सो लेट्स डिवाइड P/m, डिवाइड करने के बाद यहाँ पे 2ITL/I × A, सो I कैंसिल, तो बचेगा यहाँ पे 2TL/एरिया। नाउ हमको इसका निकालना है डायमेंशन। सो P/m का डायमेंशन होगा, यहाँ पे 2 का तो कोई डायमेंशन नहीं है, टाइम का डायमेंशन T, लेंथ का L, एरिया का L², L कैंसिल, तो बचा TL-1, और m0 L-1 T, m0 L-1 T। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा क्या है, यहाँ पे P एंड Q का डायमेंशन पूछा है। P एंड Q मतलब m का डायमेंशन P, L का डायमेंशन Q, तो m का डायमेंशन यहाँ पे P हो गया 0, Q हो गया -1, सो 0 - 1 आंसर होगा 4। बच्चों आपको पता ही होगा कल JEE 26 के लिए नोटिफिकेशन आ गया है, तो इसीलिए मैं अभी हर दिन ट्राई करूँगा जो हमारा PYQ है 25 का, हर शिफ्ट का जो PYQ है मैं ट्राई करूँगा ख़त्म करने के लिए, एंड उसको कॉम्पैक्ट वे में करूँगा, ज़्यादा लेंथी नहीं करूँगा, डायरेक्टली टू द पॉइंट, टू द कॉन्सेप्ट प्रोसेस में करूँगा, सो दैट आपको रिवीजन में ईजी होगा। एंड अगर किसी भी क्वेश्चन मेरे चैनल में किसी भी क्वेश्चन रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट बताइए। बच्चों इस क्वेश्चन में दिया है एक सर्किट है, इट्स एन AC सर्किट, जिसमें एक इंडक्टर है एंड एक रजिस्टर है, इंडक्टर का वैल्यू एंड रजिस्टर का वैल्यू गिवन है, एंड दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, एंड क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज़ द मैक्सिमम करंट। तो पहले मैक्सिमम करंट निकालने के लिए मैं और एक बात क्लियर कर दूँ, हमको पता है LCR सर्किट में एक्चुअली जब मैक्सिमम करंट का वर्ड आता है ना, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, बहुत स्टूडेंट्स वो क्या करते हैं ना, उनको लगता है मैक्सिमम करंट हमको मिलता है रेजोनेंस में, जो कि सही है, लेकिन इन दिस क्वेश्चन वो रेजोनेंस वाला केस नहीं दिया गया है, तो थोड़ा ध्यान से करना, क्योंकि यहाँ पे कुछ बच्चे क्या करते हैं, मैक्सिमम करंट निकालने के लिए सिर्फ वो इम्पेडेंस वाला, वो जो रेजोनेंस वाला कंडीशन अप्लाई कर लेते हैं। रेजोनेंस में हमारा जो इम्पेडेंस होता है वो ओनली Z = R होता है, लेकिन यहाँ पे वो वाला केस नहीं दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे कोई रेजोनेंस वाला वर्ड लिखा नहीं गया है या कोई हिंट नहीं है। तो यहाँ पे मैक्सिमम करंट का मतलब है सिंपली वो I0 पूछा है।
सो नाउ लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। हमको पता है इम्पेडेंस का फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। इफ इसमें सिर्फ आर एंड एक्सएल है इसलिए ये हो जाएगा एक्सएल का स्क्वायर। ना आर स्क्वायर प्लस एक्सएल होता है ओमेगा एल स्क्वायर। मैंने स्टार्टिंग में बिल्कुल भी कोई वैल्यू पुट नहीं किया क्योंकि मुझे पता लास्ट में वो आ जाएगा। आर स्क्वायर प्लस मैंने ओमेगा को लिखा 2πf इंटू एल का स्क्वायर। देन आर के मैंने वैल्यू पुट कर दिया 100 पाई स्क्वायर। देन 2π फ्रीक्वेंसी मतलब ये जो सोर्स गिवन है 50 हर्ट्ज, ये मैंने पुट कर दिया 50 हर्ट्ज। एंड एल यहाँ पे 1 तो ये पूरा स्क्वायर हो गया, स्क्वायर का रूट ओवर। तो मेरा इम्पिडेंस आ रहा है √2 100 पाई। तो यहाँ पे पूछा है क्या, हमको पूछा है हमको आई मैक्स मतलब आई नॉट। नाउ आई आर एम एस इक्वल टू वी आर एम एस बाई जेड। आई आर एम एस इक्वल टू वी आर एम एस का वैल्यू 100 पाई बाई जेड का वैल्यू √2 100 पाई जो हमको मिला अभी। आई आर एम एस का वैल्यू हमको पता है आई नॉट बाई √2। यहाँ पे 100 पाई कैंसिल, बचेगा 1/√2। तो मेरा आंसर आ रहा है आई नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, तो कुछ स्टूडेंट एक्चुअली क्या करते हैं, वो जो मैक्सिमम वर्ड लिखा है वो यहाँ पे क्या करते हैं ना, जेड की वैल्यू वो पुट कर देते हैं आर। जेड की वैल्यू पुट कर देते हैं वो आर, क्योंकि रेजोनेंस में हमारा क्या होता है ना, जेड हो जाता है आर। तो ये गलती मत करना। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन रिलेटेड कुछ भी डाउट है, कुछ भी कॉन्सेप्चुअल डाउट है या मैथमेटिकल, तो ये थोड़ा इजी है, फिर भी अगर कुछ भी कॉन्सेप्चुअल डाउट है मुझे प्लीज़ कमेंट में बताओ। बच्चों इस क्वेश्चन में दिया है, यहाँ पे एक 25 kg ब्लॉक है, इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है F जो कि 45 डिग्री है विद हॉरिजॉन्टल, एंड ये 5 मीटर मूव कर रहा है। एंड ब्लॉक एंड ग्राउंड के बीच फ्रिक्शन है जो म्यू का वैल्यू है 0.25। सो इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि टोटल वर्क डन कितना होगा। लेकिन ना ये क्वेश्चन में दो चीज़ प्रॉब्लम है। ये क्वेश्चन में दो चीज़ एक्चुअली क्वेश्चन में एक्चुअली थोड़ा डिफाइन नहीं किया गया है। इसमें ये मेंशन नहीं किया गया है कि ये जो ब्लॉक मूव कर रहा है और ब्लॉक जो 5 मीटर मूव किया है वो कैसे मूव किया है, कांस्टेंट वेलोसिटी में मूव किया है या इन कांस्टेंट एक्सेलरेशन मूव किया है। तो इसलिए यहाँ पे मेंशन नहीं किया है कि वेदर इट इज़ मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी या मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। और यहाँ पे ये भी मेंशन नहीं किया गया है कि इसका जो वर्क डन हो रहा है वो किस फोर्स की वजह से हो रहा है, क्योंकि ये ब्लॉक जो मूव कर रहा है इसके ऊपर बहुत सारे फोर्स एक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो सॉल्यूशन दिया गया था, ऑफिशियल सॉल्यूशन था, वहाँ पे थोड़ा भी एक्चुअली वहाँ पे गड़बड़ है। वहाँ पे उसको कांस्टेंट वेलोसिटी एज्यूम करके सॉल्व किया गया है, एंड जो वर्क डन निकाला गया है वो ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स करके किया गया है। ठीक है, क्योंकि अगर हम मान लेते हैं ये कांस्टेंट वेलोसिटी में है, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी में है इसका मतलब इसके ऊपर नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0। अगर नेट फोर्स होगा 0, अगर मेरा नेट एफ नेट हो रहा है 0, तो मेरा वर्क भी कितना हो जाएगा, वर्क नेट हो जाएगा 0। सो इसका मतलब मेरा तो वर्क डन कुछ निकलेगा नहीं। इसीलिए यहाँ पे जो वर्क डन निकाला गया है वो ड्यू टू एक्सटर्नल वो फोर्स की वजह से निकाला गया है। इसलिए हम जो वर्क निकालेंगे वो ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स हम निकालने वाले हैं। ठीक है, सो लेट्स ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको दो चीज़ यहाँ पे एज्यूम करना पड़ेगा कि ये बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी में जा रहा है, एंड यहाँ पे जो हम वर्क निकालेंगे वो ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स, नेट वर्क डन नहीं निकालेंगे। ठीक है, तो ये मेरा 25 kg ब्लॉक है, इसके ऊपर ऐसे फोर्स लग रहा है F, एंड इसने एंगल किया है 45 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। तो इधर हो जाएगा F cos 45 जो कि होगा F/√2, इधर होगा F/√2 क्योंकि F sin 45। फिर इसके ऊपर वेट लग रहा है नीचे mg, ऊपर लगा नॉर्मल रिएक्शन n, एंड अगर बॉडी राइट की तरफ मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन लगेगा लेफ्ट की तरफ, वो है F। तो हमको ये एज्यूम करना पड़ेगा कि ये बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी में जा रहा है, इसका मतलब हमारा वाई एक्सिस में जो भी फोर्स है एंड एक्स में जो फोर्स है वो बैलेंस करेगा। तो वाई में अगर इसको करेंगे, वाई में मेरा एन है एंड F/√2 है, दैट विल बी इक्वल टू mg। सो मेरा एन यहाँ से निकल जाएगा mg माइनस F/√2। एंड अगर एक्स में हम बैलेंस करेंगे इसको, एक्स में हमारा फोर्स है F/√2 एंड फ्रिक्शन फोर्स F। हमको पता है फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है म्यू इंटू एन। तो सिंपली हम एन का जो वैल्यू हमको यहाँ से मिला है वो एन का वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो मुझे म्यू इंटू एन का वैल्यू यहाँ पे फॉर्मूला मिल गया, विच विल इक्वल टू F/√2। तो इसको सॉल्व करके हम एफ का वैल्यू निकाल लेंगे। मैं जानबूझकर एक्चुअली इसको इस तरह कर रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा लेंथी ना हो एंड तुम लोगों को समझने में तुम ज़्यादा टाइम इसमें स्पेंड मत करो। ठीक है, एंड इसका जो कैलकुलेशन है, जो बेसिक कैलकुलेशन है वो तुम खुद कर लेना। तो सिंपली इसमें f निकालना है, ये सॉल्व करके, ये इक्वेशन को सॉल्व करके तुमको f निकालना है ना। अब निकालते हैं वर्क डन। ना वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स, नेट फोर्स नहीं, एक्सटर्नल फोर्स विल बी इक्वल टू F cos थीटा। f हमको यहाँ से मिला होगा, s यहाँ पे गिवन है 5 मीटर। नाउ cos 45
क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाएगा, यहाँ पे जो एक्सटर्नल फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स का 2 कंपोनेंट है, F/√2, F/√2, बट F/√2 है along the 5 मीटर, बट दिस F/√2 इज परपेंडिकुलर टू 5 मीटर, तो इसके वजह से तो कुछ नहीं होने वाला, तो सिंपली इसके वजह से होगा। या फिर हमको पता है जनरल फॉर्मूला होता है Fs cos थीटा, अगर मेरा ये F है, ये मेरा डिस्प्लेसमेंट है, तो एंगल है 45 डिग्री, तो सिंपली ये cos 45 डिग्री हो गया। तो इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन रिलेटेड और तुमको भी कुछ अगर डाउट हो रहा है, क्वेश्चन पूछना है, अगर तुमको जो मैंने बताया उसको थोड़ा चैलेंज वगैरह करना है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बताइए, एंड इसका आंसर कितना आ रहा है वो भी मुझे कमेंट बताइए। बच्चों, इस क्वेश्चन में दिया है, ये हमारा अर्थ है, ये हमारा अर्थ है, इसका मास है m, रेडियस है कैपिटल R। अर्थ के सरफेस से 3r डिस्टेंस में और एक मास है जिसका मास है स्मॉल m। क्वेश्चन में ये दिया है कि हम उसको कितना स्पीड में थ्रो करेंगे सो दैट वो अर्थ को रिटर्न नहीं करेगा। इसका मतलब वो स्पेस में चला जाएगा, क्योंकि स्पेस से वो रिटर्न नहीं करने वाला। तो इसको हम एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल में सॉल्व करेंगे। एनर्जी कंजर्वेशन ये कहता है कि हमारा एनर्जी और द टोटल एनर्जी एट ए विल बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बी। तो एनर्जी एट ए इक्वल टू एनर्जी एट बी। हमको ये पता है एज लॉन्ग एज बॉडी अर्थ के ग्रेविटी के अंदर है, उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगा, राइट। तो ये एम, ये जो ए पॉइंट में बॉडी के पास तो पोटेंशियल एनर्जी होगा, क्योंकि वो अर्थ की सरफेस से पास में है। एंड आज हम उसको थ्रो करेंगे, इसका मतलब हम उसको काइनेटिक एनर्जी देंगे। तो इसका मतलब ए पॉइंट पे हमारे पास पोटेंशियल प्लस काइनेटिक है, तो ये हो गया एनर्जी एट ए ना। हमको पता है एनर्जी, हमको पता है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है -G m1 m2 बाई r। इन दिस केस इसका मास कैपिटल M, इसका मास स्मॉल m डिवाइडेड बाई r। r होता है दोनों बॉडी का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। नाउ यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है r, ये डिस्टेंस है 3r, तो टोटल हो गया 4r, तो डिस्टेंस हो गया 4r प्लस काइनेटिक एनर्जी ना। काइनेटिक एनर्जी का तो जनरल फॉर्मूला होता है हाफ mv²। भी क्या है, जितना स्पीड में हम उसको थ्रो करेंगे, विल बी इक्वल टू एनर्जी एट बी। बी मतलब ये वाला पॉइंट, एंड बी वाला पॉइंट हमारा स्पेस में है। स्पेस में मतलब वो ग्रेविटी से बाहर है, इसका मतलब पोटेंशियल होगा 0। एंड आज स्पेस में है, उसके ऊपर कुछ भी नहीं लग रहा, तो मेरा काइनेटिक एनर्जी होगा 0। सो एट बी पॉइंट मेरा टोटल एनर्जी हो गया 0। सिंपली दोनों को सॉल्व करेंगे, मेरा वी की वैल्यू आ जाएगा, एंड आंसर होगा ये वाला Gm/2/r। बच्चों, ये PIQ में या किसी भी PIQ में जितना मैंने सॉल्व किया है, कुछ भी अगर डाउट है, कॉन्सेप्ट वाइज डाउट है या न्यूमेरिकल वाइज डाउट है, या बस कुछ भी डाउट है, मुझे कमेंट बताइए। बच्चों, ये मोस्टली नुआंडी का क्वेश्चन है, मैंने ऑलरेडी इसको सॉल्व कर दिया है ताकि मुझे इसको समझाने में ज़्यादा टाइम लगेगा। ओके, इसको सॉल्व करने से पहले कुछ फॉर्मूला के बारे में डिस्कस करते हैं। हमको पता है वी एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम। इंस्टेंट वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है ds/dt। स्लोप हमें पता है स्लोप इक्वल टू tan थीटा, एंड डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में स्लोप देता है हमको वेलोसिटी। एंड फोर्थ वाला कॉन्सेप्ट है, हमको पता है अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में एक लाइन स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन मतलब ऐसे, एंड पासिंग थ्रू द ओरिजिन, उसका जो वेलोसिटी होगा वो होगा कांस्टेंट। ठीक है, तो ये 4 कॉन्सेप्ट यूज करके हम उसको सॉल्व करेंगे। तो पहले क्वेश्चन ये लिखा है द एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम 0 to 3 सेकेंड इज 10। 0 to 3 सेकेंड मतलब यहाँ से यहाँ तक। देखो इट्स वेरी सिंपल, अगर हम ग्राफ में देखेंगे 0 to 3 सेकेंड मतलब ग्राफ में हमारा वो O to A to B देन B to C जा रहे हैं। अगर वो सेम चीज़ हम यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे मतलब लॉन्ग वाई एक्सिस करेंगे, तो O to A मतलब नीचे, देन A to B मतलब फिर से O तक। इसका मतलब फ्रॉम O to B मेरा जो डिस्प्लेसमेंट वो हो गया 0, तो 0। देन ग्राफ में वो कहाँ से कहाँ जा रहा है, फिर से B to C मतलब मैं वाई एक्सिस में जाऊँगा O to 5 और 0 to 5। इसका मतलब मेरा टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया 5 डिवाइडेड बाय टाइम कितना, 0 to 3 मतलब 3 सेकेंड, आंसर हुआ 5/3। लेकिन यहाँ पे लिखा है 10 मीटर पर सेकेंड, तो ये गलत है। सेकेंड, द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग 3 to 5 इज 0। नाउ 3 to 5 अगर यहाँ पे देखेंगे, इसको थोड़ा मैं हटा रहा हूँ, 3 to 5 अगर हम देखेंगे तो 3 to 5 ना, 3 to 5 हमारा ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन मतलब मेरा जो थीटा होगा वो होगा 0, थीटा 0 मतलब tan थीटा 0, एंड tan थीटा मतलब स्लोप जो कि देता है वेलोसिटी, तो मेरा वेलोसिटी होगा 0, जो कि सही है।
तीसरा क्वेश्चन, द इंस्टेंट वेलोसिटी एट t इक्वल 2 सेकंड, एट t इक्वल 2 सेकंड मतलब इसी पॉइंट में मेरा होगा 5 मीटर पर सेकंड। ना देखो ये वाला ग्राफ देखो, दिस BC ग्राफ ये मैच कर रहा है इसके साथ, इसका मतलब मेरा वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, इसका मतलब हर पॉइंट पे मेरा v की वैल्यू क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इसका मतलब फ्रॉम ये वाला जो BC ग्राफ है कहाँ से कहाँ दिया है, एट t इक्वल 2 सेकेंड, एट t इक्वल 2 सेकेंड जितना वैल्यू होगा फ्रॉम B टू C हर पॉइंट पे v का वैल्यू सेम होगा, हर पॉइंट पे v का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। तो निकालेंगे कैसे, सिंपल, हमको निकालना tan थीटा, ये जो स्लोप है इसका निकालते tan थीटा इक्वल टू P बाई B। यहाँ पे P कितना, ये हमारा P है 5, B कितना, B है ये तुम्हारा टाइम मतलब 2 to 3 सेकंड जो कि 1, तो आंसर होगा 5 मीटर पर सेकंड। सो इंस्टेंट वेलोसिटी एट ये सेम है, सही दिया है, तो ये सही है, ये सही है, लेकिन ये गलत है। देन एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग 5 to 7 सेकंड एंड इंस्टेंट वेलोसिटी एट 6.5 सेकंड आर इक्वल। ओके, यहाँ पे क्या दिया है, फ्रॉम 5 to 7 सेकंड, देखते हैं 5 to 7 सेकंड, 5 to 7 सेकंड, एट 5 सेकंड बॉडी यहाँ पे था डी में, मतलब अगर वाई में देखेंगे, वाई एक्सिस में, तो वो यहाँ पे था, इसको मैं हटा रहा हूँ थोड़ा। अगर देखेंगे एट 5 सेकंड तो वो डी पे था, डी मतलब ग्राफ में वो यहाँ पे था, तो वाई एक्सिस में वो यहाँ पे था। अब वो जा रहा है डी टू ई मतलब वाई एक्सिस में वो जा रहा है 5 to 10। देन फिर से जा रहा है वो ई टू एफ मतलब वाई में जा रहा है वो यहाँ से टू द ओरिजिन। इसका मतलब वो स्टार्ट किया डी मतलब 5 से, लेकिन पहुंचा कहाँ पे, 0 पे। इसका मतलब 0 होगा फाइनल, ये होगा इनिशियल, तो डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल माइनस इनिशियल। सो 0 -5 डिवाइडेड बाय 5 to 7 मतलब 2 सेकेंड, तो आंसर होगा -2.5। एंड 8 6.5 मतलब यहाँ पे 6 to 7 के बीच में 8 6.5 मुझे निकालना है वेलोसिटी। तो हमको पता है EF ग्राफ का हर पॉइंट पे, ये इस स्ट्रेट लाइन EF ग्राफ का हर पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगा वो सेम होगा, इसलिए 6 to 7 सेकंड हर पॉइंट पे मेरा वेलोसिटी सेम होगा। तो निकालेंगे ऐसे। सिमिलरली EF का निकालते हैं स्लोप। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है, ये जो ट्रायंगल, तो यहाँ ये ट्रायंगल में देखेंगे तो ये मेरा हो जाएगा P, ये हो जाएगा B। तो P कितना होगा, ये वैल्यू 10, B कितना, B मतलब 6 to 7 जो कि 1, तो आंसर होगा 10। तो यहाँ पे दिया है इक्वल है, इक्वल नहीं होगा। देन लास्ट में लिखा है द एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम 0 to 9 ईच 1, पूरा फाइनल 0 to 9 मतलब यहाँ से यहाँ तक। अगर हम ग्राफ में देखेंगे, एक मिनट, ग्राफ में अगर हम इसको देखेंगे वाई एक्सिस में 0 to 9 मतलब वो स्टार्ट कर रहा है ओरिजिन से, एंड पूरा ऐसे घूमने के बाद पूरा O to H आने के बाद फिर भी वो वहीं पे पहुंच रहा है O पे, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट 0, तो मेरा वेलोसिटी हो गया 0। तो ये वाला सही है, ये वाला गलत। तो क्या क्या हो गया, ये वाला सही है, ये वाला गलत, ये सही था, ये सही था, ये गलत था। आंसर होगा BCE, तो ऑप्शन 4। ठीक है, ये थोड़ा लेंदी हो गया, लेकिन दिस वाज द होल प्रोसेस। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर डाउट हो रहा है मुझे प्लीज़ कमेंट बताइए। बच्चों ये क्वेश्चन में देखो लिखा है, कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह क्वेश्चन में लिखा है, लेकिन एक्चुअली में ये एक्सपेरिमेंटल जो फिजिक्स है उसका क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने से पहले इसका एक फॉर्मूला पढ़ते हैं। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है 1 MSD - 1 VSD। नाउ दिस इज आवर फॉर्मूला, ये यूज़ करके हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन में ये लिखा है कि 300 इक्वल डिवीजन इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। 300 इक्वल डिवीजन मतलब मेन स्केल में हमारा 300 डिवीजन होता है 15 सेंटीमीटर। तो 300 डिवीजन में टोटल कितना लेंथ है, 15 सेंटीमीटर लेंथ है। तो 1 मेन स्केल डिवीजन में मेरा होगा 15/300 सेंटीमीटर, इतना लेंथ होगा। मतलब एक मेन स्केल डिवीजन का लेंथ इतना होगा 15/300, जो कि होगा 1/20 सेंटीमीटर। यहाँ पे और एक चीज़ लिखा है 25 डिवीजन्स इक्वल टू 24 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। मतलब हमारा जो वर्नियर स्केल है, वर्नियर स्केल में 25 वर्नियर स्केल डिवीजन, यहाँ पे लिखा है 24 मेन स्केल डिवीजन। इसका मतलब 1 मेन स्केल डिवीजन कितना होगा, 24/25 मेन स्केल डिवीजन। नाउ लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या है, MSD - VSD, MSD - BSD। BSD कितना, BSD मतलब वर्नियर स्केल डिवीजन, 1 VSD कितना 24/25 MSD।
तो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। 25 इंटू ये हो जाएगा 1/25 MHD। ना MHD का वैल्यू कितना 1/20, तो सिंपली यहाँ पे 1/20 सेंटीमीटर पुट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इसका आंसर आ रहा है 0.002 सेंटीमीटर। इट्स एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स में से बहुत क्वेश्चन जाता है हर साल, तो इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। एंड यूजुअली इसमें जो क्वेश्चन आता है LC का ही आता है, लीस्ट काउंट ये सब यूजुअली उसका आता है। तो ठीक है, अगर ये वाला क्वेश्चन में कुछ भी डाउट हुआ, कुछ भी कैसे हो रहा है, कुछ भी डाउट है, मुझे प्लीज़ कमेंट में बताइए। बच्चों अगर ऐसा क्वेश्चन JEE मेन में आ जाए, जो कि एक्चुअली ये JEE मेन का ही क्वेश्चन है, लेकिन अगर ऐसा और 1-2 क्वेश्चन आ जाएगा तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा JEE मेन। तो ये क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पे सिंपली जो हमारा जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स उसके ऊपर दिया है। यहाँ पे 4 प्रोसेस है, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, एडियाबैटिक, आइसोथर्मल। देन हमको ऑप्शन चूज करना है। हमको बताइए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W, एंड डेल्टा W को हम लिख सकते हैं P डेल्टा V। तो हमारी इक्वेशन हो गया डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। हमको बताए आइसोबैरिक मतलब हमारा प्रेशर होता है कांस्टेंट, सो डेल्टा Q का फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा U प्लस डेल्टा W की जगह हम लिख सकते हैं P डेल्टा V, यहाँ पे P कांस्टेंट है, तो इसीलिए ए मैच करेगा फोर्थ ऑप्शन के साथ, तो यहाँ पे मैंने साइड में लिखा है फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, सिमिलरली आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए V हमारा कांस्टेंट होता है, डेल्टा V हो जाएगा 0, तो अगर मेरा डेल्टा V 0 हो जाएगा तो ये वाला पार्ट हो जाएगा 0, इसका मतलब डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा U होगा, जो कि होगा ऑप्शन 2। सिमिलरली फॉर एडियाबैटिक हमारा Q होता है कांस्टेंट, सो हमारा चेंज इन हीट, Q हीट होता है ना, तो चेंज इन हीट विल बी 0, सो अभी ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 3। एंड D आइसोथर्मल प्रोसेस, T कांस्टेंट, इसका मतलब मेरा टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। ओके, हमें बताया टेम्परेचर प्रोपोर्शनल टू एयर इंटरनल एनर्जी, तो अगर मेरा टेम्परेचर कांस्टेंट होगा इसका मतलब मेरा इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट होगा। इसका मतलब अगर मेरा डेल्टा T 0 होगा तो डेल्टा U भी 0 होगा, इसीलिए डेल्टा Q इक्वल हो जाएगा डेल्टा W, मतलब ये वाला पार्ट हो जाएगा 0 और ये वाला पार्ट हो जाएगा 0, तो डेल्टा Q बचेगा डेल्टा W। सो D हो जाएगा ऑप्शन 1, राइट। तो इनमें से देख लेना कौन सा वाला सही होगा। सो ये थर्मोडायनामिक्स के ऊपर अगर कुछ भी डाउट है, और ये क्वेश्चन ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, फिर भी मेरे चैनल पे जो भी वीडियो है इसके ऊपर कुछ भी डाउट है मुझे प्लीज़ कमेंट बताइए। एंड अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर अगर वीडियो चाहिए, किसी पर्टिकुलर टॉपिक, किसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के ऊपर, या किसी पर्टिकुलर जैसे हाईलाइटेड कुछ टॉपिक होते हैं उसके ऊपर क्वेश्चन चाहिए, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बताइए, मैं सिर्फ उसके ऊपर वीडियो लाऊंगा। बच्चों ये रोटेशन का क्वेश्चन है। वैसे तो रोटेशन का क्वेश्चन थोड़ा हार्ड होता है, लेकिन JEE मेन में थोड़ा इजी क्वेश्चन आता है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले थोड़ा कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। सपोज यहाँ पे एक बॉडी है, ये सर्कुलर बॉडी है, ये व्हील जैसा है, ये रोटेट कर रहा है ऐसे, एंड जैसे केस है प्योर रोलिंग। प्योर रोलिंग मतलब ये एक ही जगह पे बस रोल कर रहा है, ये स्लाइड नहीं कर रहा, प्योर रोल कर रहा है एक ही जगह पे, मतलब पूरा प्योरली रोल कर रहा है, एक ही जगह पे नहीं, प्योरली रोल कर रहा है, स्लाइड बिल्कुल नहीं कर रहा। नाउ ये जो बॉडी का जो वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी 2 रीजन की वजह से होगा, ईच पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगा वो 2 रीजन की वजह से होगा। एक तो रोटेशन ऑफ द बॉडी एंड दूसरा सेंटर ऑफ मास मोशन ऑफ द बॉडी। नाउ सेंटर मास, इस केस में बॉडी का सेंटर मास होगा उसके सेंटर में, ज्योमेट्रिकल सेंटर में, तो ये जो सेंटर ऑफ मास का जो वेलोसिटी, बॉडी आगे जा रहे तो ये सेंटर मास भी हो जाएगा आगे, मतलब टुवर्ड्स राइट। सो ईच पॉइंट में ड्यू टू सेंटर ऑफ मास, ईच पॉइंट पे ड्यू टू सेंटर ऑफ मास, ईच पॉइंट में जो वेलोसिटी होगा वो होगा टुवर्ड्स राइट। तो ये हो गया सेंटर मास की वजह से वेलोसिटी ना, और एक वेलोसिटी रहेगा जो कि होगा रोटेशन की वजह से ना। रोटेशन की वजह से हमारा ईच पॉइंट पे वेलोसिटी होगा टेंजेंशियल। इसका मतलब अगर मैं इस पॉइंट पे बताऊं हमारा जो वेलोसिटी होगा ड्यू टू रोटेशन, तो वो ऐसे होगा, इस पॉइंट पे ऐसे नीचे होगा, इस पॉइंट पे ऐसे लेफ्ट की तरफ होगा, अगर हमारा बॉडी राइट की तरफ जा रहा है। इसका मतलब अगर मैं ये ऊपर वाला पॉइंट यहाँ पे करूँ, यहाँ पे ये जो वेलोसिटी मैंने डायरेक्शन दिया है, दिस इज ड्यू टू रोटेशन, और एक वेलोसिटी होगा दैट विल बी ड्यू टू दैट विल बी ड्यू टू सेंटर मास मोशन। सिमिलरली इन दिस केस ये जो नीचे मैंने किया है, दिस इज ड्यू टू रोटेशन जो कि टेंजेंशियल, और एक जो कि होगा टुवर्ड्स राइट, ये होगा ड्यू टू सेंटर मास मोशन। ओके, सिमिलरली यहाँ पे भी जो वेलोसिटी होगा वो होगा ड्यू टू रोटेशन जो कि होगा टुवर्ड्स लेफ्ट टेंजेंशियल, और एक वेलोसिटी होगा जो कि होगा ड्यू टू सेंटर मास जो कि होगा टुवर्ड्स राइट।
ओके, मैंने यहाँ पे वेलोसिटी का ऐसे सेम सिंबल दे दिया है, लेकिन सेम होगा ऐसे गारंटी नहीं है, बस वेलोसिटी सिंबल में लिखा है। सो अगर मैं यहाँ पे देखूँगा, यहाँ पे जो मेरा नेट वेलोसिटी हो जाएगा, नेट वेलोसिटी वो हो जाएगा 2v, लेकिन यहाँ पे जो मेरा नेट वेलोसिटी होगा तो ऐसे इन दिस केस ये होगा, अगर ये वेलोसिटी ऐसा है, ये वेलोसिटी ऐसा है, उनके बीच एंगल है 90 डिग्री, तो हमारा जो रिजल्टेंट होगा वो हो जाएगा टुवर्ड्स दी, मतलब जो होगा बीच में जाएगा, एंड ये होगा v² प्लस v² का रूट ओवर, जो कि हो जाएगा √2v ऐसे। ना इन दिस केस इस पॉइंट पे नीचे बॉटम में जो वेलोसिटी होगा वो होगा 0। क्यों? क्योंकि राइट में भी v है, लेफ्ट में भी v है, तो कैंसिल होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 0। ना यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखा है द व्हील इज रोलिंग ऑन ए प्लेन सरफेस, सो इट्स ए प्योर रोलिंग केस। द स्पीड ऑफ द पार्टिकल ऑन द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द रिम इज 2 मीटर पर सेकेंड। मतलब यहाँ पे जो स्पीड दिया है, यहाँ पे जो स्पीड दिया है वो है 8 मीटर पर सेकेंड। एंड हमको पता है अगर सेंटर मास का वेलोसिटी होगा v, तो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी होगा 2v। इसका मतलब 2v इक्वल टू 8, तो मेरा v कितना होगा 4 मीटर पर सेकेंड। नाउ स्पीड ऑफ द पार्टिकल ऑन द रिम ऑफ द व्हील एट द सेम लेवल एज द सेंटर ऑफ व्हील। सेंटर ऑफ व्हील हमारा यहाँ पे है, उसके सेंटर में, उसके रिम मतलब ये वाला पॉइंट, तो यहाँ पे हमको निकालना है वेलोसिटी। ऑलरेडी मैंने बोला यहाँ पे जो नेट वेलोसिटी होगा वो ऐसे बीच में होगा, जो कि होगा √2 इंटू वी। सो √2 इंटू वी मतलब हमारा v कितना आया है 4 मीटर पर सेकेंड, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, रिम में हमारा आंसर होगा √2 इंटू 4 या 4√2 मीटर पर सेकेंड। तो हमारा ऑप्शन होगा ये वाला। ठीक है बच्चों, अगर ये जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया, अगर इसमें डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बताइए। ये कॉन्सेप्ट के ऊपर मैं पूरा एक वीडियो बना दूंगा, स्पेशली ऑन द प्योर रोलिंग, तो ये क्वेश्चन को समझने में ईजी होगा। बच्चों ये पूरा मतलब ये प्योर एनसीईआरटी का क्वेश्चन है सेमीकंडक्टर चैप्टर का। तो इसे ये पता चलता है अगर तुमने ओनली एनसीईआरटी भी कवर करके जा रहे हो, फिर भी तुम लोग जेईई का बहुत सारे क्वेश्चन कर लोगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि प्योर थियोरेटिकल, बिल्कुल न्यूमेरिकल नहीं होंगे, ओनली एनसीईआरटी क्वेश्चन होंगे। इवन मैंने अभी एक क्वेश्चन किया था, अभी जस्ट और एक क्वेश्चन किया था PIQ थर्मोडायनेमिक्स का, जो ओनली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर बेस्ड था, उसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं, कुछ नहीं, ओनली थ्योरी। तो अगर एनसीईआरटी भी कवर कर जा रहे हो फिर भी तुम आधा क्वेश्चन कर ही लोगे। ओके, ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है, ऑब्वियसली ये ऑप्शन से इनमें से चूज करना है, तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन गलत है। एक एन टाइप सेमीकंडक्टर लिया गया है, एन टाइप सेमीकंडक्टर लिया गया है, उसमें लिखा है होल्स आर द माइनॉरिटी कैरियर्स, जो कि सही है। हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर में हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है मेजॉरिटी, एंड होल्स होते हैं माइनॉरिटी, सही है। द डोपेंट इज ए पेंटावलेंट एटम, ये भी सही है। नाउ Ne इंटू NH इज नॉट इक्वल टू Ni², ये गलत है, क्योंकि Ne इंटू NH हमेशा Ni² के साथ इक्वल होगा। तो अगर ये गलत है, इसका मतलब ये भी गलत होगा, क्योंकि हमेशा इक्वल होगा। एंड द होल्स आर नॉट जनरेटेड ड्यू टू द डोनर्स, जो कि सही है, क्योंकि इन दिस केस हमारा जो होल्स क्रिएट होता है वो ड्यू टू द थर्मल एजिटेशन और द थर्मल एक्साइटेशन और द थर्मल एनर्जी की वजह से होल्स एंड इलेक्ट्रॉन पेयर क्रिएट होते हैं, इसलिए ये ऑप्शन सही होगा। तो हमारा आंसर होता है ABE मतलब ऑप्शन 3। ओके, तो बच्चे रिलेटेड अगेन जितने भी मेरे क्वेश्चन है, जितने भी मैंने चैप्टर में सॉल्व किए हैं क्वेश्चन, अगर कुछ भी डाउट है प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए। बच्चों इस क्वेश्चन में दिया है, ये एक कन्वेक्स मिरर है, ये एक प्लेन मिरर है, यानी यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट कन्वेक्स मिरर से 30 सेंटीमीटर दूर है। क्वेश्चन में ये दिया है कि इस ऑब्जेक्ट का प्लेन मिरर की इमेज फॉर्म करेगा, कन्वेक्स मिरर की इमेज फॉर्मेशन करेगा, एंड दोनों जहाँ पे इमेज फॉर्मेशन कर रहे हैं वो एक ही जगह है। इसका मतलब प्लेन मिरर एंड कन्वेक्स मिरर जो इमेज फॉर्मेशन करेगा वो कोइंसाइड करेंगे। ठीक है, तो हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है ये दो मिरर के बीच डिस्टेंस कितना है। क्वेश्चन में गिवन क्या है, क्वेश्चन में गिवन ये है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट मिरर से 30 सेंटीमीटर दूर है, एंड कन्वेक्स मिरर का जो फोकल लेंथ है वो भी 30 सेंटीमीटर। तो काम करते हैं, इमेज फॉर्मेशन बाई कन्वेक्स मिरर पहले वो निकालते हैं। उसको निकालने के लिए वी हैव टू अप्लाई द मिरर फॉर्मूला, जो कि 1/v + 1/e = 1/f। ना 1/v, यू हमारा 30, लेकिन हमको पता है यू का वैल्यू होता है -30, तो ये हो जाएगा -1/30 इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 फोकल लेंथ। ना फोकल लेंथ यहाँ पे 30, कन्वेक्स मिरर तो ये हो जाएगा +30। तो इसका मतलब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो मेरा 1/v आ जाएगा 2/30, सो 1/15, तो मेरा v आ जाएगा
15। इसका मतलब कन्वेक्स मिरर जहाँ पे इमेज फॉर्म कर रहा है ये 15 सेंटीमीटर दूर है, राइट। ये यहाँ से 15 सेंटीमीटर दूर है ना। हमको ये चीज़ और एक चीज़ पता है कि इन केस ऑफ प्लेन मिरर ऑब्जेक्ट मिरर से जितना दूर है इमेज भी उतना दूर होगा। इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है ये 30, ये 15 जो कि है 45। इसका मतलब हमारा ये डिस्टेंस होगा 45 का आधा जो कि है 22.5 ये डिस्टेंस। सो दैट ये डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा 22.5, राइट। ये डिस्टेंस एंड ये डिस्टेंस सेम होगा, तो अगर ये हमारा है 20.5 ये भी होगा 20.5 मतलब 45 का आधा। इसका मतलब एंड यहाँ से जो टोटल डिस्टेंस है ये है 30, मिरर टू ऑब्जेक्ट 30। इसका मतलब दो मिरर के बीच गैप कितना हो जाएगा 30 माइनस 20.5 जो कि होगा 7.5, मतलब 30 माइनस 22.5 जो कि होगा 7.5। तो हमारा आंसर होगा ये, राइट। अगर इस क्वेश्चन रिलेटेड कुछ भी डाउट है प्लीज़ मुझे कमेंट बताइए। डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन डेफिनेटली वन ऑफ द इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली। इस क्वेश्चन में दिया है ए स्पीयर, ए सॉलिड स्पीयर जिसका डेंसिटी यूनिफॉर्म था एंड रेडियस था r एंड वो एक ω1 एंगुलर वेलोसिटी में रोटेट कर रहा है, ठीक है, अबाउट इट्स डायमीटर। ना कुछ टाइम के बाद इसका जो मास वो यूनिफॉर्मली डिक्रीज होने लगा एंड इसका जो रेडियस r था वो r/2 हो गया। तो इनिशियली इसका एंगुलर वेलोसिटी था ω1, आफ्टर द डिक्रीज ऑफ द मास इसका मास हो गया, इसका एंगुलर वेलोसिटी हो गया x इंटू ω1। सो फाइंड x। जो नया मास फॉर्म हुआ है उसका भी वही शेप है, मतलब सॉलिड स्फीयर, लेकिन रेडियस है r/2 एंड एंगुलर वेलोसिटी हो गया x ω1। सो फाइंड x। पहले तो इसका जो मास डिक्रीज हुआ है वो यूनिफॉर्मली डिक्रीज हुआ है। यूनिफॉर्म डिक्रीज होने का मतलब ये होता है, हमको पता है रो इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, सो मास इक्वल हो जाएगा रो इंटू वॉल्यूम। अगर हम वॉल्यूम का फॉर्मूला अप्लाई कर दे 4/3 पाई r क्यू आज इट इज ए स्फीयर, तो मेरा 4/3 पाई r क्यू यहाँ पे अगर मैं इसको लिख दूँ यहाँ पे रो 4/3 पाई r क्यू, तो यहाँ पे मेरा रो कांस्टेंट 4/3 पाई कांस्टेंट, इसका मतलब मेरा मास विल बी प्रोपोर्शनल टू r क्यू। नाउ डिक्रीज होने के बाद इसका जो रेडियस हो गया है r/2, इसका मतलब मेरा जो मास होगा वो हो जाएगा m/8, क्योंकि r/2 का होल क्यू r/2 का होल क्यू मतलब m/8, राइट। सो इनिशियली ये स्फीयर का मास था m, रेडियस r, बट फाइनली इसका मास हो गया m/8 एंड रेडियस हो गया r/2। ना हमको पता है अगर एक बॉडी रोटेट कर रहा है तो उसका जो नेट टॉर्क होगा वो 0 होगा, एंड अगर नेट टॉर्क 0 होगा तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो कांस्टेंट होगा एंड एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है I इंटू ओमेगा। सो अगर मैं दोनों केस के लिए कंपेयर करूं तो ये हो जाएगा I1 ω1 इक्वल टू I2 ω2। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है I ओमेगा, सो ये कांस्टेंट, सो I1 ω1 इक्वल टू I2 ω2। नाउ आज इट इज ए सॉलिड स्फीयर, सो उसका मोमेंटम इनर्शिया होगा 2/5 mr²। ये बॉडी का मास होगा m, रेडियस होगा r, सो 2/5 mr²। नाउ सेकेंड बॉडी का अगेन 2/5 mr², लेकिन सेकेंड बॉडी का मास है m/8, तो m/8, रेडियस है r/2, सो r/2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे इसको थोड़ा सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा I1/32। अब क्या करेंगे, I1 एंड I2 का वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, ω1 जो कि गिवन है सिंपली वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे I1 ω1 इक्वल टू I2, इसका वैल्यू है I1/32 इंटू ω2, I1 कैंसिल, तो मेरा ω2 आएगा 32 इंटू ω1। इसका मतलब ये मेरा x है तो x आ जाएगा 32। ओके, इसमें दो एक्चुअली कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है, ये जो डेंसिटी वाला यूनिफॉर्म डेंसिटी वाला एंड नेट टॉर्क 0 होगा वो वाला। तो फिर भी अगर कुछ भी और डाउट है, अगर इसको फिर से और समझाना है और मतलब समझना है तो इसका मैं लॉन्ग वीडियो भी बता दूंगा, ठीक है। ओके डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले एक फॉर्मूला के बारे में पढ़ते हैं। हमको पता है c जो कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर, दिस इज इक्वल टू 1/μ0 इंटू E0 का रूट ओवर। ये है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर मीडियम, लेकिन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एनी मीडियम ये फॉर्मूला हो जाएगा 1/μ इंटू E का रूट ओवर।
म्यू होता है परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम एंड एप्सिलॉन इज द परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम। नाउ अगर मैं यहाँ पे सिंपली v इक्वल टू 1/, म्यू को मैं लिख सकता हूँ म्यू नॉट इंटू म्यू आर, ई को मैं लिख सकता हूँ ई नॉट इंटू ई आर का रूट। ना अगेन v इक्वल टू, यहाँ पे अगर मैं 1/म्यू नॉट एंड यू नॉट का रूट ओवर, इसको अगर मैं c लिख दूँ तो ये हो जाएगा c/म्यू आर ई आर रूट ओवर। म्यू आर इज द रिलेटिव परमिएबिलिटी, ई आर इज द रिलेटिव परमिटिविटी। सो इन दिस क्वेश्चन मेरा अब आता है हमारा क्वेश्चन में, यहाँ पे हमारा म्यू आर रिलेटिव परमिएबिलिटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी मतलब ये म्यू ई एंड सॉरी ई आर एंड तुम्हारा जो म्यू आर, ये दोनों गिवन है, तो दोनों का वैल्यू हम पे पुट करो। पुट करने के बाद ऑटोमेटिकली इसका आंसर आ जाएगा एंड हमको लास्ट में पता चल जाएगा कि कौन सा ये जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी ऑफ लाइट वेलोसिटी ऑफ मीडियम से कितना गुना ज़्यादा है। डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन YDAC और वेव ऑप्टिक्स का ये क्वेश्चन है। ओके, इस क्वेश्चन में हम जो इंटरफेरेंस में यूज़ करते हैं स्मॉल डी मतलब डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट, कैपिटल D डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड द स्लिट, लैम्बडा एंड वेवलेंथ, ये तीनों गिवन है। हमको पता है इंटरफेरेंस, ये क्वेश्चन जानने से पहले ये थोड़ा फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं। बस हमको पता है इंटरफेरेंस में जो फ्रिंज विड्थ होता है उसका वैल्यू होता है लैम्बडा कैपिटल D बाई स्मॉल d, एंड डिफ्रैक्शन में हमारा जो पोजीशन ऑफ मिनिमा होता है वो होता है n इंटू लैम्बडा कैपिटल D बाई a इज द विड्थ ऑफ द सिंगल स्लिट। क्वेश्चन में ये दिया है, क्वेश्चन में ये तीनों गिवन है, स्मॉल d कैपिटल D लैम्बडा गिवन है, एंड इसका जो a दिया है, a को लिखा है उसने x इंटू 10⁻³ cm, एंड क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज x। ठीक है, ओके, ये भी x है तो इसको मैं एक काम करता हूँ y लिख लेता हूँ। ओके, क्वेश्चन का जो मेन पॉइंट यहाँ से स्टार्ट होगा। ये लिखा है कि हमारे जो डिफ्रैक्शन में जो मैक्सिमा होता है, डिफ्रैक्शन में जो सेंट्रल मैक्सिमा होता है, उस सेंट्रल मैक्सिमा में हमारा 20 इंटरफेरेंस मैक्सिमा है, 20 इंटरफेरेंस मैक्सिमा है। तो अगर इसको मैथमेटिकली लिखेंगे मतलब हमारा जो सेंट्रल मैक्सिमा है डिफ्रैक्शन में, उसके अंदर 20 मैक्सिमा ऑफ द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जो द इंटरफेरेंस पैटर्न में जो 20 मैक्सिमा है वो है। तो सिंपली अगर इसको इक्वेशन में लिखेंगे, एक ब्राइटनेस या एक डार्कनेस का विड्थ होता है इतना, जिसको बोलते हैं फ्रिंज विड्थ। सो 20 मैक्सिमा मतलब 20 इंटू लैम्बडा कैपिटल D बाई स्मॉल d इक्वल टू, इसके अंदर ये 20 मैक्सिमा इसके अंदर है ना, सेंट्रल मैक्सिमा का विड्थ होता है, ये जो पोजीशन है ये होता है माइनस लैम्बडा कैपिटल D बाई a, ये होता है प्लस लैम्बडा कैपिटल D बाई a। इसका मतलब इसका जो विड्थ हो जाएगा यहाँ से माइनस लैम्बडा D बाई a, यहाँ से प्लस लैम्बडा D बाई a, तो इसका जो टोटल विड्थ हो जाएगा वो हो जाएगा 2 टाइम्स लैम्बडा कैपिटल D बाई a। नाउ ये क्वेश्चन में सारा डेटा गिवन है तो सिंपली इसको वैल्यू पुट कर देंगे, लैम्बडा D स्मॉल d a वैल्यू पुट कर देंगे, सॉल्व करेंगे, हमको x का वैल्यू मिल जाएगा। आई होप इसका सोल्यूशन, इसका एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कुछ भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट में बताइए। डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में दिया है एक चार्ज पार्टिकल है, इसका मैं क्यू ले रहा हूँ, इसका वैल्यू भी गिवन है 1.6 माइक्रोकूलम। ये चार्ज पार्टिकल एक फील्ड के अंदर परपेंडिकुलर एंट्री कर रहा है, एंड ये जो मैंने क्रॉस दिया है, ऑब्वियसली ये क्रॉस का मतलब होता है मेरा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्ट टू द प्लेन है और इनटू द प्लेन है, एंड जो चार्ज पार्टिकल है वो फील्ड के अंदर 90 डिग्री में एंट्री कर रहा है, परपेंडिकुलर एंट्री कर रहा है। तो हमको पता है अगर एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर परपेंडिकुलरली एंट्री करेगा तो वो एक सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, एंड अगर वो सर्कुलर पाथ में मूव करेगा तो ऑब्वियसली उसका एक टाइम पीरियड होगा, एंड वो टाइम पीरियड का फॉर्मूला है 2πm/qb। सो इस क्वेश्चन में m गिवन है, q गिवन है एंड b गिवन है, तो ऑब्वियसली मेरा t डायरेक्टली मिल जाएगा। इसमें एक चीज़ ध्यान देना है कि जो वैल्यू गिवन है वो ठीक से अप्लाई करना है, एंड इससे हमारा t के वैल्यू इजीली मिल जाएगा। अगर ये जो क्वेश्चन है, मैंने अपने चैनल में जितने भी वीडियो डाला है सारे PYQs है, एंड अगर किसी क्वेश्चन का तुमको कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है या क्वेश्चन सॉल्व जो किया है मैंने उसमें प्रॉब्लम है, प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए।
इस क्वेश्चन में दिया है यहाँ पे 3 कैपेसिटर है C1, C2, C3, तीनों का कैपेसिटेंस है 5 माइक्रोफैरड, मतलब इंडिविजुअली 5 माइक्रोफैरड। एंड C1 जो कैपेसिटर है उसके अंदर हमने एक डायलेक्ट्रिक भर्ती कर दिया जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 4। एंड अब पूछा है उनका नेट कैपेसिटेंस कितना होगा। ठीक है, तो हमको पता है एयर मीडियम में हमारा कैपेसिटेंस फॉर्मूला होता है C0 इक्वल टू AE0/D। एंड अगर हम किसी भी कैपेसिटर में एक डायलेक्ट्रिक इंसर्ट कर देंगे तो उसके बाद उसका जो कैपेसिटेंस K टाइम्स बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे जो C2, C3 है इनके बीच ये जो कैपेसिटर है इनके अंदर एयर है, लेकिन जो C1 है उसके अंदर एक डायलेक्ट्रिक इंसर्ट किया गया है जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 4। हेंस मेरा जो C1 है उसका कैपेसिटेंस हो जाएगा 5 × 4 जो कि 20 माइक्रोफैरड। नाउ अब इसका निकालना है नेट कैपेसिटेंस। C1 C2 कैसे कनेक्टेड है? सीरीज़ में। हमको बताया सीरीज़ में फॉर्मूला क्या होता है? सीरीज़ में होता है 1/C1। सीरीज़ में नेट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 1/C1 + 1/C2। लेकिन अगर दो कैपेसिटर होते हैं तो सिंपली हम क्या करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड कर दो। इसका कितने कैपेसिटेंस है? 20। सो 20 × 5 / 20 + 5, तो ये 100/25, जिसका आंसर आएगा 4। तो ऊपर वाला का आंसर हो गया 4, ये ऊपर। नाउ नीचे जो कैपेसिटेंस है उसका कैपेसिटेंस है 5। नाउ 4 and 5 कनेक्टेड इन पैरेलल। हेंस पैरेलल में नेट कितना होगा? पैरेलल में सिंपली हम क्या करते हैं, दोनों को ऐड करते हैं। तो ऊपर वाला का कैपेसिटेंस है 4, नीचे वाले का है 5, तो आंसर होगा 4 + 5 = 9 माइक्रोफैरड। यहाँ पे हमने कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया है, मैं यहाँ पे साइड में लिख लेता हूँ। हमारा सीरीज़ के लिए फॉर्मूला है 1/C = 1/C1 + 1/C2। पैरेलल के लिए फॉर्मूला है C = C1 + C2। C = C1 + C2। सो ये फॉर्मूला यूज़ करके एंड ये वाला फॉर्मूला C = K × C0, ये 3 फॉर्मूला यूज़ करके हमने इसको सॉल्व किया है। बच्चों इसमें क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे 2 कंटेनर है, 2 वेसल है जिसमें आइडियल गैस फिल्ड है। इसमें इसका वॉल्यूम है V, इसका वॉल्यूम है 2V, इसका प्रेशर 8K पास्कल, इसका प्रेशर है 7K पास्कल। इसमें टेम्परेचर मेंटेन है 1000 केल्विन, इसमें मेंटेन है 500 केल्विन। एंड इसको अभी कनेक्ट नहीं किया है एंड ये हमारा इनिशियल स्टेट है। देन क्वेश्चन में दिया है ये जो 2 वेसल है अभी दोनों को कनेक्ट कर दिया गया है एंड कनेक्ट करने के बाद एक स्टेडी स्टेट आ गया है। स्टेडी स्टेट मतलब अब तुम्हारा जो गैस अब फ्लो नहीं कर रहा। एंड आफ्टर द स्टेडी स्टेट दोनों में 600 केल्विन टेम्परेचर मेंटेन है। अब ये पूछा है ये जो कॉम्बिनेशन का प्रेशर कितना होगा। ना ऐसे क्वेश्चन में हम सिर्फ एक ही माइंड में आना चाहिए, एक ही थॉट माइंड में आना चाहिए, वो है जो नंबर ऑफ मोल्स बिफोर एंड आफ्टर द ट्रांसफर वो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि गैस तो कहीं लीक नहीं कर रहा, उतना ही रहेगा। तो सपोज इसमें नंबर ऑफ मोल्स था N1 एंड इसमें नंबर ऑफ मोल्स था N2। सो N1 + N2 टोटल, मतलब ये इनिशियल टोटल इक्वल टू फाइनल टोटल, फाइनल नंबर ऑफ मोल्स NF। ना ये तो आइडियल गैस है, आइडियल गैस में हम लिख सकते हैं PV = nRT एंड N = P/RT। तो सिंपली ये जो PV एंड T का वैल्यू पहले केस में सेकंड केस में से वैल्यू पुट करो। यहाँ पे पहले केस में मेरा N1 में यहाँ पे मेरा वॉल्यूम था V, प्रेशर था 8K, टेम्परेचर 1000। सेकंड में मेरा वॉल्यूम था 2V, टेम्परेचर था 500 एंड प्रेशर था 7K इक्वल टू, अगेन P मुझे निकालना है तो P में मैं लिखता हूँ। देन जो मेरा टोटल वॉल्यूम है वो आफ्टर हो जाएगा 3V, क्योंकि मैं टोटल का ले रहा हूँ। इसका था V, इसका था 2V एंड ये 3V हो जाएगा। एंड टेम्परेचर मेंटेन किया गया है 600। अब इसको सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद मुझे P की वैल्यू मिल जाएगा। अगेन इस क्वेश्चन में अगर कुछ भी डाउट है, इसका कॉन्सेप्ट में डाउट है एंड ये क्यों हो रहा है, कुछ भी अगर इसके रिलेटेड डाउट है मुझे प्लीज़ कमेंट करो। डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में दिया है ये जो इससे सर्कुलर कॉइल, इसमें हमने चार्ज दिया गया है पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे पूछा है ABC, ये जो देख पा रहे हो ABC की वजह से O पॉइंट में कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। क्वेश्चन में गिवन है AB की वजह से O पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है E। नाउ जैसे मैंने बोला कि इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्क का क्वेश्चन है,
नाउ ड्यू टू सर्कुलर आर्क इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है E इक्वल टू 2k लैम्डा बाई आर साइन थीटा बाई 2। यहाँ पे लैम्डा होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर आर्क एंड थीटा इज द एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर आर्क। ओके, तो अगर हम सिर्फ ए बी की वजह से निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ए बी मतलब ये वाला पार्ट की वजह से अगर मैं निकालूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है इसकी वजह से मैं अगर निकालता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो E इक्वल टू कितना होगा 2k लैम्डा बाई आर साइन थीटा बाई 2 मतलब 90/2 जो कि होगा 45 एंड साइन 45 होगा 1/√2। ये हो गया ए बी की वजह से। सिमिलरली ए बी सी की वजह से कितना होगा, इसको मैं देता हूँ ई डैश। सो ई डैश इक्वल टू 2k लैम्डा बाई आर साइन अगेन थीटा बाई 2। इन दिस केस मेरा थीटा कितना होगा 180, क्योंकि उसने पूरा ऐसा एंगल किया है ऐसे 180, तो ये 180/2 हो जाएगा 90, साइन 91, तो बचा 2k लैम्डा बाई आर। ओके, ई में हमारा आंसर आया है 2k लैम्डा बाई आर 1/√2 एंड ई डैश आया है 2k लैम्डा बाई आर। इसका मतलब है 2k लैम्डा बाई आर की जगह 2k लैम्डा बाई आर की जगह मैं लिख सकता हूँ ई डैश। हेंस ई कितना हो जाएगा देन, ई इक्वल टू हमारा हो जाएगा ई डैश, ई इक्वल टू होगा ई डैश बाई √2। लेकिन हमको ई नहीं निकालना, ई हमारा गिवन है, हमको निकालना है ई डैश। सो ई डैश इक्वल टू ई इंटू √2, जो कि आंसर होगा हमारा ये वाला पार्ट। इसमें एक चीज़ ध्यान देना है, क्वेश्चन में जो चीज़ गिवन होता है, जैसे कि यहाँ पे हमारा गिवन है ई, हमारा आंसर भी उसी टर्म्स में आना चाहिए जो कि यहाँ पे आया हुआ है, जो कि है ई√2। ठीक है, ओके। अगर ये क्वेश्चन रिलेटेड और भी कुछ डाउट है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए।